हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिटिव एकेडमिया में। इस सीरीज़ में हम मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम से एमसीक्यूज़ के फॉर्म में डिस्कस कर रहे थे और इस सीरीज़ में चौथा लेक्चर है जो कि आखिरी है। कोशिश की गई थी कि इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सब कवर कर लिए जाएं। कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट इसमें एमसीक्यूज़ के फॉर्म में आए हैं, कुछ को एक्सप्लेन कर दिया गया है सिर्फ जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। तो इसीलिए सिर्फ ये 200 ही क्वेश्चन बन पाए, लेकिन टॉपिक कोई नहीं छूटा है। और आगे जो भी टॉपिक इसमें सिर्फ एक्सप्लेन किए गए हैं, क्वेश्चन के फॉर्म में नहीं आए हैं, वो आगे भी हम डिस्कस करेंगे जब कोई दूसरी सीरीज शुरू करेंगे, स्पेशली जब हम यूपीपीसीएस के लिए एमसीक्यूज करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं जहाँ तक कल हमने किया था उसके आगे से। प्रश्न है, रहनुमाई मजदयासन सभा किससे संबंधित है? मुस्लिम धर्म सुधार संगठन, पारसी धर्म सुधार संगठन, पत्रकारिता को बढ़ावा देना, या एक प्रकार का सूफी आंदोलन? तो ये पारसी धर्म में सुधार के लिए एक संगठन था जिसकी स्थापना 1851 में की गई थी। दादा भाई नौरोजी, एस बंगाली, जहांगीर फरदून जी, जीबी वाचा, ये इसमें प्रमुख लोग थे जो इससे जुड़े हुए थे। और इसके द्वारा एक पत्रिका भी प्रकाशित की जाती थी रफ्त गोफ्तार नाम से। रफ्त गोफ्तार। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस ये शुरू किया गया था। एटक कहीं कहीं पे ये शॉर्ट में लिखा मिलता है, AITUC। तो इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या मदन मोहन मालवीय? इसका उत्तर है लाला लाजपत राय। इसके अलावा NM जोशी और जोसेफ बैटिस्टा ये भी जुड़े हुए थे इससे। 31 अक्टूबर 1920 को इसकी स्थापना की गई थी और जो इसका सेशन हुआ था उसके पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय बने थे। चटगांव शस्त्रागार छापे का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो 18 अप्रैल 1930, 18 अप्रैल 1930 को ये असहयोग आंदोलन जो चल रहा था उस समय की बात है। तो सूरसेन, जिन्हें मास्टरदा कहा जाता था, इन्होंने चटगांव शस्त्रागार छापे का नेतृत्व किया था। इसमें एक फैक्ट्री थी आर्म्स की, उसके ऊपर धावा बोल करके वो लूट ली गई थी। बाद में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और फांसी दे दी गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्कूली लड़कियों में से किसने जिलाधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी थी? तो जो अभी इससे पहले प्रश्न डिस्कस किया था चटगांव शस्त्रागार, उनसे प्रीतिलता वाडेकर और कल्पना दत्त उससे संबंधित हैं, जिसमें कल्पना दत्त को गिरफ्तार कर लिया गया था और कारावास की सजा सुनाई गई थी, जबकि प्रीतिलता वाडेकर इन्होंने आत्महत्या कर ली थी गिरफ्तारी से बचने के लिए। और गोली मारकर जिलाधिकारी की हत्या, ये पुरस्कार लेते समय इन दो लड़कियों ने, संतति घोष और सुनीति चंदेरी, इन लोगों ने की थी, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, काकोरी डकैती के लिए निम्नलिखित में से किनको फांसी दी गई थी? रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, रोशन सिंह या राजेंद्र लाहिड़ी, या फिर ये सभी होंगे? कुछ ऑप्शन नीचे दिए गए हैं तो कूट में इसका आंसर देना है। तो इसका उत्तर है डी, इन चारों लोगों को काकोरी कांड के लिए फांसी दी गई थी। 9 अगस्त 1925 को ये काकोरी डकैती हुई थी। काकोरी ये लखनऊ के पास एक जगह है। तो इसी में चंद्रशेखर आज़ाद भी इसमें सम्मिलित थे, लेकिन वो फरार हो गए थे। बाद में मुठभेड़ में पुलिस की, उनके पास जब आखिरी गोली बची थी तो उससे उन्होंने खुद को मार ली थी वो गोली। तो ये चारों लोग इससे संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आयोग को द्वैध शासन में गतिरोध को दूर करने के लिए नियुक्त किया गया था? मूडीमैन, लिनलिथगो, हंटर या सैडलर? तो इसका उत्तर है ए, मूडीमैन आयोग। और जो लिनलिथगो आयोग है इसे रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर भी कहते हैं। ये 1927-28 को बना था और मूडीमैन ये 1924 को बना था। बाकी हंटर और सैडलर हम आगे करेंगे। अगला प्रश्न है, जो आयोग ऑल वाइट कमीशन के रूप में जाना जाता है,
ये जब आया था तो इसीलिए इसकी बहुत ज़्यादा इसका विरोध किया गया था, क्योंकि इस आयोग के जितने भी सदस्य थे वो वाइट यानी कि ब्रिटिशर्स थे। तो साइमन कमीशन ये है। और उस समय जो भारत सचिव थे वो लॉर्ड बर्कनहेड थे, ये भारत सचिव थे। बाकी हार्टोंग और मैकाले मैकाले पीछे डिस्कस कर चुके हैं, हार्टोंग भी कर चुके हैं। ये कब आया था? 1927, 8 नवंबर 1927 को ये 7 सदस्यीय आयोग था। और ये 1919 का जो अधिनियम आया था, भारत शासन अधिनियम 1919, उसमें एक प्रावधान किया गया था कि 10 साल के बाद भारत शासन अधिनियम की जांच के लिए एक आयोग बनाया जाएगा। लेकिन ये 2 साल पहले ही बना दिया गया था 1927 में। तो भारत शासन अधिनियम 1919 की ये जांच के लिए आया था। इसके हेड जो थे, अध्यक्ष थे साइमन। अगला प्रश्न है, फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये भगवती चरण वोहरा की है। भगत सिंह ने लिखा है वाई आई एम एथिस्ट। और बंदी जीवन सचिन सान्याल की है। और शरद चंद्र चटर्जी की आप बताइए कौन सी है, पीछे डिस्कस कर चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन नेहरू रिपोर्ट की सिफारिशों में से एक नहीं था? नेहरू रिपोर्ट जो कि 1928 में आई थी, मोतीलाल नेहरू ने ये रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो इसमें बताना है क्या क्या मांग की गई थी। पृथक निर्वाचन इसमें नहीं था। डोमिनियन स्टेट, हाँ ये मांग थी। भाषाई प्रांत, इसकी भी मांग की गई थी। महिलाओं के लिए समान अधिकारों से 19 मौलिक अधिकार। तो बी और सी डी ये नेहरू रिपोर्ट में 3 चीज़ें मांगी गई थी, लेकिन पृथक निर्वाचन की बात नहीं की गई थी। इसकी जगह पर उसमें यह था कि स्थानों का आरक्षण किया जाए। पृथक निर्वाचन में ये होता है कि जिस विशेष समुदाय या धर्म या इकोनॉमिक आधार पर अगर है तो उसके लिए है, तो जिसको चुनना है तो उसी के लिए सदस्य चुनते हैं। जैसे कि मान लो अगर टैक्स पेयर के लिए है तो टैक्स पेयर का जो लीडर होगा वो टैक्स पेयर ही चुनेंगे। ज़मींदारों के लिए है तो ज़मींदारों का लीडर ज़मींदारों के लिए ज़मींदार ही चुनेंगे। मुसलमानों के लिए है तो मुसलमानों के लिए मुसलमान ही चुनेंगे अपना लीडर। या सिखों के लिए है तो सिख ही चुनेंगे। जबकि जो आरक्षण होता है, स्थानों का आरक्षण, उसमें एक स्थान आरक्षित कर दिया गया कि एक ये टैक्स पेयर के लिए होगा, ये एक मुसलमान के लिए होगा, ये एक सिख के लिए होगा, ये किसी और के लिए होगा। लेकिन उसे चुनते हैं सभी लोग मिल करके। अगला प्रश्न है, इसका उत्तर हो जाएगा ये। अगला प्रश्न है, नेहरू रिपोर्ट को निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में अनुमोदित किया गया था? तो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया कि अगस्त 1928 में ये नेहरू रिपोर्ट आई थी। तो यानी कि इसको कलकत्ता अधिवेशन 1928 में ही इसे अनुमोदित किया गया था। और इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे M.A. अंसारी थे। ये कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष थे M.A. अंसारी। और लखनऊ अधिवेशन 1916, इसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में समझौता हुआ था। इसके अध्यक्ष मजूमदार थे, अंबिका चरण मजूमदार। सूरत अधिवेशन 1907, इसमें कांग्रेस में जो प्रथम विभाजन हुआ था ये हुआ था, रासबिहारी घोष थे। लाहौर अधिवेशन 1929, इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में पूर्ण स्वराज को किस अधिवेशन में मंजूरी दी गई? तो जब नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया गया तो उसके बाद जो कांग्रेस अधिवेशन था, लाहौर अधिवेशन 1929 वाला, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, तो इसमें पूर्ण स्वराज को मंजूरी दी गई। और उसके बाद 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट के ऊपर तिरंगा फहराया गया और इस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस या पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया। इसीलिए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था, इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए, इसे याद रखने के लिए। बाकी कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था, पंडित इसके पटेल अध्यक्ष थे। त्रिपुरी अधिवेशन भी आगे डिस्कस करेंगे। निम्नलिखित में से किसे गांधी इरविन पैक्ट स्वीकार नहीं किया गया था? हाँ, इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से किसको गांधी इरविन पैक्ट में स्वीकार नहीं किया गया था? कौन सी ऐसी मांग थी जो स्वीकार नहीं की गई थी? हिंसा के लिए दोषी नहीं सभी राजनीतिक कैदियों की तत्काल रिहाई, तो ये आपको पता है, ये स्वीकार कर लिया गया था।
व्यक्तिगत उपयोग के लिए नमक बनाने का अधिकार, ये भी स्वीकार कर लिया गया था। भगत सिंह और उनके साथियों की सजा को कम कर देना, ये स्वीकार नहीं किया गया था। शांतिपूर्ण और गैर आक्रामक धरना देने का अधिकार, तो ये भी स्वीकार कर लिया गया था। और गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च 1931 को हुआ था। 5 मार्च 1931। इसमें दूसरा तरीके से जो प्रश्न आता है, कई बार आपने देखा होगा कि आसपास की जो घटनाएं हैं, जैसे कि गांधी इरविन पैक्ट हो गया, पूना पैक्ट हो गया, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, पहला गोलमेज सम्मेलन, इनको अरेंज करने के लिए दे देते हैं। तो ये इंसिडेंट्स याद रखने हैं आपको, या उसी टाइम पे कम्युनल अवार्ड जो आए थे वो, तो ये आपको याद रखने हैं। तो पहले गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, उसके बाद रैमजे मैकडोनाल्ड ने जो कम्युनल अवार्ड थे उन्हें अनाउंस किया, उसके बाद गांधी जी और अंबेडकर के बीच में मतभेद हुए, तो आगे चल के पूना पैक्ट हुआ। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, ये कुछ नेता दिए गए हैं और उन्होंने कहाँ पर सत्याग्रह किया था उसको मिलाना है। तो तमिलनाडु, यहाँ पर सी राजगोपालाचारी ने किया था, यानी ए का दूसरा हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। और मालाबार में के कलप्पन, उड़ीसा में गोपाल बंधु चौधरी। जो वायकोम सत्याग्रह था उससे ये के कलप्पन जुड़े हुए थे। वायकोम आंदोलन, मालाबार सत्याग्रह। अगला प्रश्न देखते हैं, खुदाई खिदमतगार संस्था की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान, इनके द्वारा की गई थी खुदाई खिदमतगार संस्था की स्थापना। और इन्होंने लाल कुर्ती आंदोलन भी शुरू किया था। इसके अलावा ये सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते थे। पख्तून नाम का एक समाचार पत्र भी निकाला था। और ये एक इकलौते नॉन इंडियन हैं जिन्हें भारत रत्न मिला है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया है। और खुदाई खिदमतगार 1929 में इसकी स्थापना की गई थी। तो जितने भी पॉइंट इसमें बताएं वो सब इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, एग्जाम में पूछे गए हुए हैं। अगला प्रश्न है, धरसना धावा का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? सरोजनी नायडू, इमाम साहब, मणिलाल। तो ये तीनों लोग संबंधित थे इससे। असहयोग आंदोलन के समय में ही हुआ था। धरसना ये महाराष्ट्र में एक जगह है। जो मणिलाल है ये गांधी जी के पुत्र थे। इमाम साहब ये गांधी जी के दोस्त थे जब गांधी जी अफ्रीका में थे, साउथ अफ्रीका में। और सरोजनी नायडू को आप तो जानते ही हैं। तो ये इसके तीनों आंसर होंगे, यानी कि तीनों लोग संबंधित थे। अगला प्रश्न है, पहले गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। तो जैसा कि आपको पता है कि महात्मा गांधी ने पहले गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। महात्मा गांधी ने केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था कांग्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए। भीमराव अंबेडकर ने तीनों में भाग लिया था। अगला है, दूसरे गोलमेज सम्मेलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था? तो अभी हमने डिस्कस किया कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस को रिप्रेजेंट किया था। और सरोजनी नायडू ये महिलाओं की प्रतिनिधि थी। अगला प्रश्न देखते हैं, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 17 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक हुआ था। अगला प्रश्न, नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाली समिति में सम्मिलित थे तेज बहादुर सप्रू, सुभाष चंद्र बोस, अली इमाम। तो ये एक 7 सदस्य इसमें थे नेहरू रिपोर्ट में। मोतीलाल नेहरू प्लस 7 सदस्य थे इसमें। सुभाष चंद्र बोस भी सम्मिलित थे और तेज बहादुर सप्रू, अली इमाम, ये तीनों लोग सम्मिलित थे। तो प्रयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो सदस्य हैं उसमें जवाहरलाल नेहरू सम्मिलित नहीं थे, लेकिन उन्हें आमंत्रित सदस्य के रूप में बुलाया गया था। अगला प्रश्न है, बरदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? 1928 में बरदोली सत्याग्रह हुआ था और इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। इसी नेतृत्व की सफलता के बाद वहां की जो औरतें थे उन्होंने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न है, गांधी और किसके बीच पूना समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे?
तो ऊपर हमने डिस्कस किया अभी, गांधी जी और भीमराव अंबेडकर, इन दो लोगों के बीच में पूना पैक्ट हुआ था, जो रैमजे मैकडोनाल्ड या कम्युनल अवार्ड जो घोषित किए गए थे, तो उसके सपोर्ट में भीमराव अंबेडकर थे, जबकि गांधी जी अपोज कर रहे थे। तो फाइनली जब दोनों के बीच में समझौता हुआ, तो गांधी जी का ये मानना था कि पृथक निर्वाचन की जगह पर आरक्षण होना चाहिए। तो फाइनली जब समझौता हुआ तो आरक्षण के ऊपर दोनों लोगों में सहमति बनी थी और सीटें भी बढ़ा दी गई थी, 18% रिजर्वेशन कर दिया गया था। 32 में हुआ था ये। अगला है 24 सितंबर, इसकी डेट भी इंपॉर्टेंट है, 1932। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गांधी जी से संबंधित नहीं है? तो इसमें अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ, ये बी आर अम्बेडकर ने इसकी स्थापना की थी, ये गांधी जी से संबंधित नहीं है। और ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग, हरिजन और हरिजन सेवक संघ, ये तीनों गांधी जी से रिलेटेड हैं। 1932 में ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग ये बनाया गया था, और जो हरिजन है वो वीकली गांधी जी का था, हरिजन सेवक संघ ये उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाया था। अगला प्रश्न है, सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो इन्हें मैकडोनाल्ड अवार्ड भी कहते हैं, और 1932 में, पूना पैक्ट भी 1932 में होता, लेकिन पूना पैक्ट से पहले ही इसकी की गई थी। इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था, एंग्लो इंडियंस को, मुस्लिम को, बुद्ध, इंडियन क्रिश्चियन, दलित, अपर कास्ट, सभी को लगभग दिया गया था। इसका आंसर हो जाएगा 1932। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधान नहीं थे? तो ऑल इंडिया फेडरेशन, ये 1935 के प्रावधान में था कि एक ऑल इंडिया फेडरेशन गठित किया जाएगा। 3 अनुसूचियां, केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची, ये भी था। प्रांतों में द्वैध शासन, ये नहीं था। ये जो भारत शासन अधिनियम 1919 आया था, उसमें इसकी बात की गई थी, उसके द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन लाया गया। आरक्षित और स्थानांतरित के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले विषय, तो ये 1919 में भी थे, लेकिन वो प्रांत के लिए थे, और 1935 वाले में ये केंद्र के लिए थे, तो ये भी होगा। सिर्फ ये सी जो है वो नहीं था 1935 वाले में, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं, कांग्रेस अधिवेशन दिए गए हैं और आगे उनके अध्यक्ष दिए गए हैं, तो मिलान करना है। पहला है कराची अधिवेशन 1931, तो इसकी अध्यक्षता सरदार पटेल के द्वारा की गई थी। फैजपुर अधिवेशन 1937, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था इसकी अध्यक्षता। त्रिपुरी अधिवेशन 1939, सुभाष चंद्र बोस। रामगढ़ अधिवेशन 1940, अबुल कलाम आजाद। यानी कि ये सुमेलित हैं, सामने लिखा हुआ है। हाँ, 1931 में जो अधिवेशन हुआ था, कराची अधिवेशन, इसमें 2 मूल बातें थी। एक तो मूल अधिकार से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया था, दूसरा राष्ट्रीय आर्थिक नीति से संबंधित मुद्दों पर भी बात हुई थी। तो ये 2 मेन इसके हैं। और 1937 वाला जो अधिवेशन था, ये पहला ऐसा अधिवेशन था जो कि किसी गांव में हुआ था। ये महाराष्ट्र में फैजपुर गांव है, वहां पे हुआ था, और इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रावधान किए गए थे, जो मेन इसका फोकस था, वो किसानों की समस्याओं पर था। तो ये भी प्रश्न आ चुका है, 2014-15 के आसपास पीसीएस में आया था कि किसानों की समस्याओं से डील करने के लिए जो अधिवेशन हुआ था कौन सा था, तो वो फैजपुर अधिवेशन 1937 है। उसके बाद त्रिपुरी अधिवेशन, ये सुभाष चंद्र बोस ने इसकी अध्यक्षता, इसके अध्यक्ष पहले बनाए गए थे गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के बीच में, इसी में डिस्प्यूट हुआ था। तो गांधी जी पट्टाभी सीतारामैया को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन बोस अध्यक्ष चुन लिए गए थे। बाद में दोनों में जब डिस्प्यूट हुआ तो बोस ने इस्तीफा दे दिया था, और फाइनली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और इसी के बाद सुभाष चंद्र बोस इससे अलग होकर के इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। 1940 अधिवेशन रामगढ़, इसकी खास बात यह है कि इसके बाद 1945 तक कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ था, इसीलिए सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद ही रहे थे। 1946 में फिर जाकर के अधिवेशन हुआ था। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत सत्याग्रह के अंतर्गत प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में शुरुआत की गई थी इसकी। इसके अंतर्गत पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे,
दूसरे जवाहरलाल नेहरू थे और तीसरे ब्रह्मदेव थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की मांग को पहली बार स्वीकार किया गया था। 4 ये प्रस्ताव दिए गए हैं, समझौते दिए गए हैं, इनमें से कौन है जिसमें सबसे पहली बार संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया गया था? तो इसका ऑप्शन होगा ए, अगस्त प्रस्ताव 1940 में जो आया था, इसमें संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया गया था। लेकिन संविधान सभा का गठन इस प्रस्ताव के आधार पर नहीं हुआ है। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के आधार पर हुआ था। तो 1940 अगस्त प्रस्ताव इसका आंसर होगा। गांधी इरविन समझौता हम डिस्कस कर चुके हैं। क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन आगे करेंगे। भारत छोड़ो प्रस्ताव, इसकी पुष्टि कब की गई थी? तो 8 अगस्त 1942, जो बंबई का ग्वालियर टैंक मैदान था वहां पर, इसको वर्धा प्रस्ताव भी कहते हैं। 8 अगस्त 1942 को ये इसकी पुष्टि की गई थी। और जब इसकी पुष्टि हो गई थी उसके बाद आप जब ये आंदोलन शुरू होने से पहले 10 तारीख को ये शुरू होने था, उससे पहले ही अंग्रेजों ने ऑपरेशन जीरो आवर चलाया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन जीरो आवर किससे रिलेटेड है? ये ब्रिटिशर्स ने चलाया था कांग्रेस के नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए। तो आंदोलन शुरू होने से पहले लगभग जितने भी मेन लीडर थे कांग्रेस के, वो सभी गिरफ्तार कर लिए गए थे। तो इस आंदोलन की खास बात ये थी कि एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन है। अगर पूछा जाए कि इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो इस आंदोलन का नेतृत्व किसी ने नहीं किया था, कोई नेता नहीं था इसमें, लगभग सारे लोग गिरफ्तार हो गए थे। तो एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। अगला प्रश्न है, दिल्ली चलो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। INA हेडक्वार्टर इसका रंगून में, वहीं पर इन्होंने दिया था क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पर 1942 में। और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये भी नारा दिया था। ये 2 नारे बहुत फेमस थे। अगला प्रश्न, आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाया गया था। तो कौन कौन से वो सैनिक थे जिनके ऊपर मुकदमा चलाया गया था? प्रेम कुमार सहगल, शाहनवाज खान, गुरबख्श सिंह ढिल्लो। तो ये तीनों थे, गुरबख्श सिंह ढिल्लो, शाहनवाज खान और प्रेम सहगल। इन तीनों के ऊपर दिल्ली मुकदमा या लाल किला मुकदमा भी से फेमस रूप में, मतलब ज़्यादा प्रचलित है। लाल किला मुकदमा किससे संबंधित है? तो आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों के ऊपर ये चला गया था और ये तीनों उससे संबंधित थे। इनके बचाव में जो समिति बनी थी उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, भूलाभाई देसाई और तेज बहादुर सप्रू, ये 3 लोग थे जो वकील थे इनके। अगला प्रश्न है, जो अंतरिम सरकार बनी थी उनके मंत्रियों को उनके विभागों के साथ सम्मिलित करना है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये एक्सटर्नल अफेयर्स इन्हीं के पास था, यानी कि पहले का C हो जाएगा, इसका ऑप्शन D होगा। अगला है, मिला लेते हैं बाकी। वल्लभ भाई पटेल, ये गृह मंत्रालय और सूचना प्रसारण मंत्रालय इनके अंतर्गत था। राजेंद्र प्रसाद इनके अंदर कृषि और खाद्य मंत्रालय इनके अंतर्गत आता था। और वित्त मंत्री ये लियाकत अली खान थे। अगला प्रश्न है, ये घटनाएं दी गई हैं तो इनको क्रम में मिलान करना है, सबसे पहले कौन है, उसके बाद उसके बाद उसके बाद, ऐसे करके। तो इसका उत्तर होगा, सबसे पहले इसमें क्रिप्स मिशन, एक सदस्यीय मिशन था, 1942 में आया था। उसके बाद क्रिप्स मिशन के बाद आएगा आपका, लिख लेते हैं एक बार, 3 जून 1947 को ये माउंटबेटन योजना, 3 जून 1947, 42 को क्रिप्स मिशन हो गया। और वेवेल योजना ये 45 में आई थी और कैबिनेट मिशन ये 46 में आया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा पहले 2, फिर 3, फिर 4, फिर 1, 2, 3, 4, 1, यानी कि C। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे बालकन प्लान के नाम से जाना जाता है? कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, माउंटबेटन योजना, स्वतंत्रता अधिनियम जो 1947 का था। तो इसमें से जो माउंटबेटन योजना है उसे बालकन प्लान के नाम से जाना जाता है,
इसमें क्या था कि इन्होंने ये कहा था कि भारत में जितनी रियासतें हैं उनका बाल्कनीकरण कर दिया जाए, यानी कि सभी रियासतें स्वतंत्र हो जाए, छोटे छोटे देश बन जाएं बहुत सारे। तो उसी को बाल्कनाइजेशन कहते हैं, या बाल्कन प्लान भी इसी को बोलते हैं, जो ये इन्होंने प्रस्ताव रखा था। अगला प्रश्न है कि गांधी जी को राष्ट्रपिता के रूप में संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो गांधी जी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, सबसे पहले व्यक्ति ये थे जिन्होंने राष्ट्रपिता कहा था। और गांधी जी को महात्मा ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था, और रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि गांधी जी के द्वारा दी गई थी। तो ये तीनों चीजें याद रखना, तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। निम्नलिखित में से प्रति सरकार से संबद्ध नहीं था। ये जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन, तो देश में कई जगहों पर पैरेलल गवर्नमेंट यानी कि समानांतर सरकारों की स्थापना की गई थी। तो कहीं कहीं पर उनका कुछ नाम भी था, कहीं पर ऐसे ही बिना नाम के की गई थी, लेकिन जो सरकार बनाई गई थी तो उसमें जो प्रति सरकार है उससे कौन संबंध नहीं था। तो इसमें चित्तू पांडे ये प्रति सरकार से संबंधित नहीं थे। इन्होंने बलिया में समानांतर सरकार की स्थापना की थी। जो प्रति सरकार थी वो उसकी स्थापना सतारा में की गई थी, 1942 से 45 तक ये चली थी। जबकि जो जातीय सरकार थी वो तामलुक में की गई थी, वो दिसंबर 1942 से 1944 सितंबर तक चली थी। तो जातीय सरकार तामलुक, प्रति सरकार सतारा, और इसके अलावा चित्तू पांडे ने बलिया में समानांतर सरकार की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक कहा गया था? यह क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है। सरोजनी नायडू, महात्मा गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान, मोहम्मद अली जिन्ना। तो इसका उत्तर होगा डी, मोहम्मद अली जिन्ना। ये कब कहा गया था? 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी, उसमें मोहम्मद अली जिन्ना, जैसा कि आपको पता है कि ये पहले सांप्रदायिक नहीं थे, बाद में जब असहयोग आंदोलन तक ये सांप्रदायिक नहीं थे। इवन इन्होंने विरोध भी किया था कि धर्म को और पॉलिटिक्स को दूर दूर रखा जाए। गांधी जी का इन्होंने विरोध किया था कि असहयोग आंदोलन में आप मुस्लिम लीग को साथ में लेके आ रहे हैं। मुस्लिम लीग में तो सम्मिलित ही थे, जो और भी मुद्दे थे मुसलमानों के टर्की वाले इशू से रिलेटेड, तो उसको लेकर के इन्होंने अपोज भी किया था। तो तब तक ये सांप्रदायिक नहीं थे, उसके बाद फिर आगे सांप्रदायिक हो गए थे। तो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक इन्हें सरोजनी नायडू ने कहा था 1916 में, जब कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ था। और 1916 का जो कांग्रेस सेशन था वो लखनऊ में हुआ था, अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। इसी में नरम दल और गरम दल भी साथ साथ आए थे। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं था? कैबिनेट मिशन में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं था? क्लीमेंट एटली ये सम्मिलित नहीं थे। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे, पैंथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। ये उस समय जो क्लीमेंट एटली हैं, ये उस समय पीएम थे लेबर पार्टी के, ब्रिटेन के। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वामी सहजानंद एवं एनजी रंगा। इन्होंने अखिल भारतीय किसान सभा बनाई थी। इसकी स्थापना की गई थी अप्रैल 1936 में, अप्रैल 1936 में, लिए अवध के आसपास जो एरिया था वहां पे की गई थी। अगला प्रश्न है, समाचार पत्र दिए गए हैं, उसके संपादक है, इसको मिलाना है। तो सासीपाड़ा बनर्जी ये किससे संबंधित हैं? इसका हो जाएगा भारत श्रमजीवी, यानी कि पहले का बी किसमें है? सी में। और दूसरे का नारायण मेघजी लोखंडे, ये दीनबंधु से संबंधित हैं। देवेंद्रनाथ टैगोर, इंडियन मिरर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मेरठ षड्यंत्र केस से संबंधित हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा मुजफ्फर अहमद, एस डांगे, फिलिप स्प्रेड। ये सभी लोग संबंधित हैं मेरठ षड्यंत्र केस से। ये मेरठ षड्यंत्र केस मार्च 1929 में हुआ था। इसमें मेनली ये हुआ था, बहुत सारे लोग थे, बहुत लंबी लिस्ट है तो नाम तो नहीं याद रखना है,
तो इसमें ये हुआ था कि जो इंडियन रेलवे थी उसमें सभी लोगों ने मिलके स्ट्राइक कर दिया था। तो इसके लिए फिर बाद में इनके ऊपर सबके ऊपर मुकदमा चलाया गया और जो केस था उसको तोड़ मड़ोड़ के दूसरी तरीके से लगभग सभी लोगों को दोषी करार करने की कोशिश की गई थी, जैसा कि ब्रिटिशर्स करते थे। अगला प्रश्न है वर्धा संकल्प किससे जुड़ा हुआ है? तो अभी हमने पिछले थोड़े क्वेश्चन में डिस्कस किया था थोड़ा पहले ही अभी, कि जो क्विट इंडिया मूवमेंट था यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन, उसकी शुरुआत के लिए वर्धा, जो कि बम्बई में ग्वालियर टैंक जहाँ पे है, वहाँ पर प्रस्ताव पारित किया गया था। उसी को वर्धा प्रस्ताव कहते हैं, वर्धा संकल्प कहते हैं। तो ये उससे संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, करो या मरो ये नारा किसने दिया था और किस आंदोलन के समय दिया गया था? तो क्वेश्चन में दिया गया है कि किसने दिया था, गांधी जी ने दिया था। किस आंदोलन के समय दिया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942, उस टाइम पे गांधी जी ने दिया था। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वॉइस ऑफ फ्रीडम ये क्या था? आपको पता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय भूमिगत रेडियो का संचालन किया जा रहा था। तो उसके द्वारा जो कार्यक्रम प्रसारित किया जाता था उसमें ये एक कार्यक्रम था, भूमिगत रेडियो एक कार्यक्रम था, ये वॉइस ऑफ फ्रीडम। भूमिगत रेडियो से संबंधित कौन कौन है? मेन पर्सनैलिटीज तो एटलीस्ट याद ही होनी चाहिए, जैसे कि उषा मेहता ने इसकी शुरुआत की थी, राम मनोहर लोहिया भी बीच बीच में आकर के यहाँ पर भाषण दिया करते थे। तो सबसे मेन ये दो पर्सनैलिटीज़ हैं जो आपको याद होनी ही चाहिए कि ये भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित, भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो भूमिगत रेडियो का संचालन किया जा रहा था ये उससे संबंधित थे। अगला प्रश्न है, डिक्की बर्ड प्लान का दूसरा नाम क्या है? तो माउंटबेटन का ये उपनाम था डिक्की, तो इसीलिए डिक्की बर्ड प्लान माउंटबेटन योजना का नाम है, जो कि इसको डिक्की इस्मा प्लान भी कहते हैं, जिसमें अभी हमने ऊपर डिस्कस किया कि बाल्कनाइजेशन की बात की गई थी इंडिया की 3 जून 1947 में आया था माउंटबेटन प्लान जो आया था, हमने ये भी ऊपर डिस्कस किया है। तो डिक्की बर्ड प्लान, इस्मा प्लान, बाल्कनाइजेशन या बाल्कन प्लान, ये सभी माउंटबेटन योजना के नाम हैं। अगला प्रश्न है, ये कुछ शिक्षा से रिलेटेड आयोग दिए गए हैं, इनको अरेंज करना है, कब ये आए थे? तो रैले कमीशन ये 1901 और 1902 के आसपास आया था। इसी के बाद में जो विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 या 1903 ऐसे कुछ था वो पारित हुआ था, आप देख लीजिएगा, लेकिन ये सीक्वेंस में बता देता हूँ। सैडलर आयोग 1917 के आसपास आया था और हंटर कमीशन ये आया था 1882-83 के आसपास आया था। इस समय रिपन वायसराय थे। सर्जेंट कमीशन ये 43 में आया था, 1943। तो इसका हंटर कमीशन सबसे पहले यानी कि 3 नंबर पहले आएगा, उसके बाद आएगा रैले यानी कि इसका बी ऑप्शन हो जाएगा रैले, फिर आपका 1917 में सैडलर कमीशन, फिर 4 नंबर सर्जेंट। ये सारे शिक्षा से संबंधित थे ये आयोग। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो पीछे हमने डिस्कस किया कि 1939 में जब गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के बीच में विवाद हुआ था, तो फाइनली गांधी जी जिसको अध्यक्ष बनाना चाहते थे वो तो नहीं बन पाए थे, लेकिन विवाद की वजह से सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दे दिया था और राजेंद्र प्रसाद ने उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो उसी टाइम पर सुभाष चंद्र बोस जब वहाँ से निकले थे तो उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 1939 में। अगला प्रश्न है, जाकिर हुसैन समिति किससे संबंधित है? तो जाकिर हुसैन समिति ये बुनियादी शिक्षा यानी कि बेसिक एजुकेशन से संबंधित है और इसका दूसरा नाम है वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन, ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत का अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन था? पॉज करके आंसर दीजिए आप कमेंट बॉक्स में। तो भारत का अंतिम वायसराय जो था वो सिराज गोपालाचारी थे, ये अंतिम वायसराय थे। लेकिन क्वेश्चन में है कि अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन ये अंतिम ब्रिटिश वायसराय थे। और अगर ये प्रश्न पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम वायसराय, तो भी लॉर्ड माउंटबेटन होंगे, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद 1947 के 15 अगस्त 1947 के बाद ये वायसराय रहे थे कुछ समय के बाद, उसके बाद सिराज गोपालाचारी को वायसराय बनाया गया था।
लॉर्ड कैनिंग ये प्रथम वायसराय हैं। राजेंद्र प्रसाद ये प्रथम राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य थे? राजेंद्र प्रसाद के बारे में ये भी याद रखना कि जो संविधान सभा बनी थी उसकी जो अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष थे, वो स्थायी अध्यक्षता इन्होंने की थी। निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य थे? बी आर अम्बेडकर ये थे ही, प्रारूप समिति में सम्मिलित थे। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, एन गोपाला स्वामी अयंगर और सईद मोहम्मद सादुल्ला, तो ये चारों लोग प्रारूप समिति से संबंधित थे। बहुत इंपॉर्टेंट समिति है। निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता की थी? पॉज करके आप लोग आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 में, इसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। ये अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। बाद में 11 दिसंबर को 1946 को ही स्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो पहले जो पहली सभा हुई थी उसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। अगला प्रश्न है, स्माइलिंग बुद्धा का संबंध किससे है? तो जो भारत ने शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट किया था पहला, उसका कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा। तो ये लेक्चर कंप्लीट हो गया, उसी के साथ ये सीरीज भी कंप्लीट हो गई। तो इसमें जो भी अगर कोशिश की गई कि सारे क्वेश्चन या तो डायरेक्ट आ गए हों या फिर उनको एक्सप्लेन कर दिया गया हो। बाकी जो बचा हुआ है, तो अभी हम जब पीसीएस एग्ज़ाम आने वाला है तो उसमें जो प्रैक्टिस सेट करेंगे उसमें जो इसमें एक्सप्लेन किया गया है उन क्वेश्चन को लेकर के डायरेक्ट क्वेश्चन उसमें से पूछेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली सीरीज़ में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, और आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में अपनी जो भी राय है वो ज़रूर बताएं। तो चलिए फिर मिलते हैं।